लो लिखो उपयुक्तवादी सिद्धांत ना। तो राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं और अवधारणाएं हैं, और उनमें से जो अवधारणा है अधिकार की संकल्पना, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अधिकार क्या होते हैं? जो मैंने कल बताया, अधिकारों का मतलब है कि वो ऐसी सुविधाएं जो राज्य अपने नागरिकों को देता है और ऐसी सुविधाएं जो राज्य व्यक्तियों को देता है। तो अधिकार व्यक्तियों के लिए भी होते हैं और नागरिकों के लिए भी होते हैं, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, राज्य से उनको हम प्राप्त करते हैं, इसलिए राज्य की देनदारियां हैं। तो राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों की मांग है, हम मांगते हैं, सामने वाले पक्ष से तो हमारी डिमांड है, या राज्य के विरुद्ध हम दावा करते हैं। दावा तभी कर सकते हो जब आपका राइट्स है, कि आपका राइट्स है, तो इसलिए आप अधिकार पूर्ण उसको कह सकते हो कि मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। तो राज्य के विरुद्ध है। और अगर अधिकार तभी अधिकार माना जाएगा जब समाज की सहमति हो। बिना समाज की सहमति से, इसका मतलब है कि जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जैसे संसद है, तो संसद क्या है? वो समाज की सहमति, क्योंकि आपने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में प्रतिनिधियों को चुना। जब प्रतिनिधियों को चुना तो उन्होंने कानून बनाया, तो उन्होंने जो कानून बनाया वो जनता की सहमति का कानून है। अगर जनता सहमत नहीं है, तो जैसे किसान बिल बनाया गया और जनता ने बड़े स्तर पर विरोध किया, इसे वापस लेना पड़ा। इसका मतलब समाज की सहमति होना भी जरूरी है। और तीसरा महत्वपूर्ण तत्व अधिकारों का, कि राज्य की दंड शक्ति होना जरूरी है। अगर आपको अधिकार दिया गया, समाज ने सहमति भी रखी, परंतु अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो कहाँ जाओगे? आप स्टेट के पास जाओगे। तो अधिकार की अनुपालना कराना भी राज्य की जिम्मेदारी है। तीनों शर्तों को पूरी करने वाली जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को, उन मांगों को हम क्या कहते हैं? राइट्स कहते हैं, अधिकार कहते हैं। अधिकार कई प्रकार, जिस पर चर्चा करेंगे। कानूनी अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं, सामाजिक अधिकार होते हैं, आर्थिक अधिकार होते हैं, धार्मिक अधिकार होते हैं। अलग अलग अधिकार हैं। सामान्य रूप से जो अधिकार हैं, जिनके बारे में मानव अधिकार जिनको कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ह्यूमन राइट की बात कही गई, मानव अधिकारों की बात कही 10 दिसंबर 1948 को। मानव अधिकार सबसे बड़े अधिकार है। अधिकार में अगर हम ये देखें कि रिटर्न स्वरूप में ब्रिटेन के 1215 के मेग्ना कार्टा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अधिकारों को स्वीकार किया गया, तो 10 दिसंबर 1948 को यूरो ने कहा, और उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स पर जो देशों से अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, साइन करवाए। भारत ने भी आगे चलकर साइन किए। और जो अधिकारों के संदर्भ में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के बाद जो सम्मेलन था, अधिकारों को स्वीकार किया, भारत ने भी स्वीकार किया। हर देशों ने, या लगभग सभी देशों ने अपने स्तर पर इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक कमीशन बनाने की बात कही। मानव अधिकार आयोग उसको नाम से जाना जाता है, संरक्षण कमीशन, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो इसका मतलब मानव अधिकारों की रक्षा भी कौन करता है? राज्य करता है। अब जो अधिकार हैं वो कैसे हैं, किस तरह के हैं, क्यों उनको कहा जाए, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं जो ये बताना चाहते हैं कि अधिकार प्राकृतिक हैं, या अधिकार किस लिए मिलने चाहिए, अधिकार किस लिए नहीं मिलने चाहिए, या अधिकार कौन देता है, क्यों देता है। और उनके बारे में अलग अलग कुछ इनको भी विचारों पर हम बातचीत करेंगे, जिसमें लास्की का अधिकारों के बारे में विचार क्या है, जॉन रॉल्स का अधिकारों के बारे में क्या विचार है, रॉबर्ट नोजिक का अधिकारों के बारे में क्या विचार है। लॉस्की या रॉबर्ट नोजिक या जॉन रॉल्स ने अधिकारों पर क्या कहा है, कि अधिकार कैसे होने चाहिए, किसको मिलने चाहिए और किनके होने चाहिए, अधिकारों का दायरा कहाँ तक होना चाहिए, क्या केवल मानव के अधिकार होने चाहिए, या अधिकार पशु पक्षियों के भी होने चाहिए, पेड़ पौधों के भी अधिकार होने चाहिए, यानी प्रकृति के भी अधिकार होने चाहिए। पहला जो सिद्धांत था वह था प्राकृतिक सिद्धांत, जिसमें हमने पढ़ा कि प्राकृतिक सिद्धांत का मतलब वो विचारधारा, वो लोग जो अधिकार को प्रकृति की देन मानते हैं। अधिकार किसी का एहसान नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, किसी की दया नहीं है। तो अधिकार क्या है? प्रकृति ने हम लोगों को दिया है। जैसे कि प्रकृति हमें निःशुल्क उपहार प्रदान करती है, खनिज संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, छाया है, फल प्राणवायु है, सब चीजें हमें प्रकृति ने दी है। प्रकृति हमसे पैसा नहीं लेती है। और इन प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर विवेक शक्ति के माध्यम से देखा जाता है कि उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे किसी जमीन का जो मालिक है उसको जमीन से बेदखल कर देना, कोई मकान का मालिक है उसको मकान से बाहर निकाल देना, जो आदिवासी जिनका खुद का जंगल है उन आदिवासियों को बांध बनाने के लिए या मूर्ति बनाने के लिए बाहर कर देना। तो ये प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं कि उनके नाम नहीं है जमीन, फिर भी वो रह रहे हैं वर्षों से, 100 सालों से, 150 सालों से। अब आप उनको हटा दो, या नाम है उसको भी हटा सकते हो आप, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है, इसलिए आपको मुआवजा देंगे और राज्य आपको रिप्लेस कर देगा। तो विस्थापन की समस्या इसको कहा जाता है। जो बड़ी सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई गई, काफी लोगों को हटाया गया। नर्मदा जो सरोवर है उस पर जो बांध बनाया गया है, तो
सरदार सरोवर योजना के तहत उसमें काफी लोगों को विस्थापित किया गया और अन्य सड़क या रिंग रोड जो भी बनाई जाती है काफी लोगों को हटाया जाता है, तो प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ये उनका नेचुरल राइट्स है कि व्यक्ति जिस जमीन पर रहता है उस जमीन से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, जिस घर में रहता है उस घर से भी जुड़ा हुआ होता है। तो कानूनी अधिकार तो नहीं है उसका, क्योंकि पैसे देती है इसलिए राज्य तोड़ेगा मकान को, लेकिन उसका भावनात्मक लगाव है, ये प्रकृति का लगाव है कि उसने भले ही वो कच्चे झोंपड़े बनाए हो, चाहे वो पेड़ पर रहता हो, जानवर तो ऐसे भी रहते हैं ना, या जमीन में रहता है, या ऐसे जो ट्राइब्स थे वो पेड़ों पर आज मकान बनाकर मचान बनाकर रहते हैं, या आपने देखा होगा लोहार वगैरह कच्ची झुग्गी झोंपड़ियाँ जो होती हैं जिनको तोड़ा जाता है, कभी कभी राज्य हटाता है। तो वो जमीन उनकी नहीं है, मान लो ये जलाना कच्ची बस्ती है, वो वहाँ बस गए, कहाँ जाए, रहने की कोई व्यवस्था होगी, शरणार्थी व्यवस्था होगी, अब उनको हटाया जाए, कानून से आप हटा सकते हो। तो ये प्राकृतिक अधिकार का तो उल्लंघन है, लेकिन संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार तो उनको हटा दिया जाता है और कई बार उनका नामकरण, जमीन को उनके नाम कर दिया जाता है। सरकार की जमीन है उसको उनके ही नाम कर दिया जाता है, वोट बैंक के लिए, अन्य कारणों के लिए। वो ऐसे अधिकारों को समझौतावादी कह रहे हैं कि प्रकृति की देन है, हॉब्स ने भी कहा, जॉन लॉक ने भी कहा, रूसो ने भी कहा। और चौथा युग तक टॉमस पेन है, वो समझौतावादी नहीं है, लेकिन उसका मानना है, उसने राइट ऑफ मैन 1791 में लिखा, और राइट ऑफ मैन में उसने कहा कि व्यक्ति के जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है। जन्म उसको प्रकृति की वजह से मिला है, और जब जन्म मिला है तो जन्म से जुड़े हुए, जीवन से जुड़े अधिकार है उसके, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, उसका ये कहना है, रहन सहन का अधिकार हो, पेट भरने का अधिकार हो, भोजन प्राप्त करने का अधिकार, ये उसके प्राकृतिक अधिकार है। उसका एक रिचर्ड हुकर जो इसके समर्थक हैं उनका भी यही कहना है। सब जो समर्थक विचारकों में अधिकार प्रकृति की देन है, इसलिए राज्य अधिकारों को छीन नहीं सकता, प्रकृति ने हमें दिए हैं, इसलिए इन पर कोई नियंत्रण भी नहीं होता है। तो निरंकुश विहीन निरंकुश होते हैं या नियंत्रण विहीन होते हैं। प्रकृति का अधिकार क्या है और क्या नहीं है विवेक शक्ति पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसके लिए कानून नहीं बना हुआ है। कानून नहीं, मान लो नदी है, नदी में आप पानी का यूज करते हो, अब नदी के बहाव क्षेत्र को रोका जाए या नहीं रोका जाए, तो राज्य तो रोक सकता है ना। तो बहती हुई नदी को रोकना क्या है, ये नदी के प्राकृतिक अधिकार का हनन है। जो लोग नदी के पानी का यूज कर रहे थे, आपने बांध बना दिया, उनको वहां से हटा दिया, ये उनका प्राकृतिक अधिकार था। इसका मतलब प्राकृतिक अधिकार जो है वो नियंत्रण विहीन है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन राज्य प्राकृतिक अधिकार बहुत कम प्रदान करता है, या ऐसे प्राकृतिक अधिकार ही लोगों को देता है जिनको राज्य कानूनी सहमति दे देता है। जिस जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार तो है, मानव अधिकार भी है, और वह एक मौलिक अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुसार, लेकिन ऐसे अधिकार को राज्य छीन भी सकता है। इसका मतलब राज्य आपको मार भी तो देता है, भले वो विधि की स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है, पर जी प्राकृतिक अधिकार तो आपको कोई मार नहीं सकता, ये तो प्रकृति का अधिकार है। लेकिन राज्य आपको मार सकता है, ये सही बात है। आप राज्य के लिए मर गए, शहीद हो गए, या राज्य ने आपको गोलीबारी में मार दिया, या राज्य ने आप प्रतिरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, मान लो किसान आंदोलन किया, कुछ किसान मारे गए, पहले गंगानगर में घड़साना जो आंदोलन हुआ उसमें किसान मारे गए, या अन्य जगह किसानों ने कोई उपद्रव किया जो भी है, तो गोलीबारी में किसान मारे गए। हालांकि उनको मुआवजा देकर आप कहें तो राज्य मारता भी है, सेना या पुलिस राज्य मार देता भी, या अथवा आपने क्राइम किया, संसद पर हमला किया जो भी है, या देश पर आतंकवादी हमला किया, तो उनका प्राकृतिक अधिकार है जीवन का, लेकिन आपने छीन लिया, उस व्यक्ति को सजा मौत दे दी, फांसी की सजा दे दी। अब दूसरा जो दर्शन विचारधारा है वो है अधिकारों का उपयुक्तवादी सिद्धांत। इस विचारधारा के मुख्य जो समर्थक हैं, एक जर्मन के दार्शनिक विचारक फिलोसोफर, उनका नाम है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का नाम पहले भी मैंने बताया था। उपयुक्तवादी विचारकों में दो सबसे मुख्य हैं, एक तो है जेरेमी बेंथम और दूसरा है JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसने थोड़ा सा उपयुक्तवाद में संशोधन किया है। बेंथम का यह कहना है कि ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, ये प्राकृतिक अधिकार कुछ नहीं होते, ये भ्रांतियां हैं, बकवास होते हैं, बेसार्थियों के रूप में है, नल एंड अवॉइड होती है। प्रश्न 2-3 बार पूछा गया किस विचारक ने ऐसे प्राकृतिक अधिकारों को बेसार्थियों की बकवास कहा है, या व्यर्थ कहा है, या अराजकता की भ्रांतियां कहा है। जेरेमी बेंथम ने। जेरेमी बेंथम का जो उपयुक्तवाद था उसमें JS मिल ने संशोधन किया है। अब बेंथम के विचार में हम देखते हैं कि अधिकार क्यों मिलने चाहिए। अधिकार इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि राज्य उपयोगिता के कारण है, जो अन्य संस्थान है। इसका मतलब है बेंथम ये कहना चाह रहा है कि जैसे राज्य क्या होता है, एक संगठन होता है, राज्य क्या राजनीतिक संगठन है, ऐसे अन्य संगठन भी होते हैं राज्य की तरह, लेकिन अन्य संगठनों की तुलना में
या अन्य जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, यानी दूसरे संगठन, आर्थिक संगठन हो सकता है, आपका धार्मिक संगठन हो सकता है, आपका जातीय संगठन भी हो सकता है, आपके समुदाय की कोई संगठन हो सकता है, उन सब विकल्पों या संगठनों की तुलना में राज्य क्या होता है, ज्यादा उपयोगी होता है, उसका ये मानना है। तो राज्य का होने का औचित्य क्या है, उपयोगिता है। अब उपयोगिता क्या है, जो वस्तु और सेवा हम प्राप्त करते हैं उस वस्तु और सेवा के उपभोग से हमें यूटिलिटी मिलती है। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वहां उपयोगिता एक कुल उपयोगिता होती है, टोटल यूटिलिटी होती है, और दूसरी सीमांत उपयोगिता होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। टोटल यूटिलिटी ऐसे सीमांत जो प्रत्येक इकाई से हमें उपभोग करने से, मान लो आपने पानी का 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिए, 3 गिलास पिए, तो प्रत्येक गिलास से जो उपयोगिता मिली हो तो मार्जिनल आपकी यूटिलिटी है, और जो कंजप्शन है, और दूसरा जो सभी गिलासों से मिली वो टोटल यूटिलिटी है। अब यहाँ बैंतन ये कह रहा है कि राज्य भी आपको कुछ सेवा देता है या आपको वस्तु देता है। मान लीजिए शिक्षा क्या है, राज्य ने आपको शिक्षा दी, शिक्षा एक सेवा है, सर्विस सेक्टर है। राज्य ने आपको गेहूं बांटा, गेहूं क्या है, गेहूं वस्तु है, फ्री में गेहूं बांटा या बीपीएल पे बांटा, या राज्य ने आपको पैसा दिया, स्कॉलरशिप जिसको आप कह रहे हो, छात्रवृत्ति है, राज्य ने आपको कुछ दिया है। अब राज्य आपसे कुछ लेता भी है कई बार, जैसे मान लो आपसे फीस ली राज्य ने, फॉर्म भरवाया नौकरी का, और नौकरी के बदले में आपसे पैसे लिए। जैसे रीट में है ना, कई बार आपने सुना होगा कि साहब ये बच्चों ने फॉर्म भरे, बेचारों ने उनसे दोबारा फीस मत लो, फीस मान लो 200 होगी, 500 होगी, 1000 होगी, 2000 होगी, परंतु अब राज्य दोबारा पैसा लेता है तो जिसने फॉर्म भरा, हो सकता है सब पैसे वालों जरूरी नहीं है, उसको ऐसे लिए मैंने पैसे दे दिए, पेपर आउट हुआ, मेरी गलती नहीं है, मुझसे दोबारा पैसे क्यों ले रहे हो आप, वैसे कहा ही सरकार ने कि दोबारा मुझसे पैसे हम नहीं लेंगे। अब अगर दोबारा पैसे लेते तो उनको कुछ देना पड़ता है, इस कार्य से उनको उपयोगिता, राज्य को तो उपयोगी है ये कार्य, लेकिन जिससे आपने लिया उसको सुख की जगह क्या पहुंचा, दुख, वह नाराज हुआ, मतलब पेपर आउट होने से या फीस दोबारा लेने से वह नाराज होता है। तो राज्य के कुछ कार्य ऐसे हैं जो सुख प्रदान करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं, राज्य के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को बुरे लगते हैं, दुख पहुंचाते हैं। मैंने कहा बैंतन कहता है कि व्यक्ति के 2 प्राकृतिक स्वामी हैं, सुख और दुख। व्यक्ति, यूनानी अवधारणा हेडोनिज्म, सुखवाद के अनुसार सुख चाहता है, दुख से बचना चाहता है, तो ऐसा तो होता नहीं, सुख और दुख दोनों चलते हैं। अब राज्य के कार्य से सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। राज्य का ये काम है कि वह सुख और दुख दोनों में तुलना करे, गुणा भाग करे, माइनस प्लस करे, और जोड़ और बाकी करता है तो सुख ज्यादा बचना चाहिए और दुख कम रहना चाहिए। इसका मतलब सुख की मात्रा ज्यादा हो, दुख की मात्रा कम हो। अगर सुख ज्यादा है और दुख कम है तो वह कार्य राज्य को करना चाहिए, और अगर दुख ज्यादा है तो ऐसा कार्य राज्य को नहीं करना चाहिए। अब राज्य वास्तव में क्या करता है, राज्य वही कार्य करता है जो सुख प्रदान करते हैं, तो दुख तो कम होते हैं राज्य के कार्य से, और उस राज्य के नागरिकों को सुख ज्यादा मिलता है। इसलिए राज्य लोगों के लिए क्या है, उपयोगी संस्थान है। तो उपयोगिता है, राज्य के कार्य से उपयोगिता मिलती है। अधिकार क्यों दिए जाए, अधिकार कौन देता है, राज्य नागरिकों को, व्यक्तियों को देता है। तो जब राज्य नागरिकों को कुछ देता है तो नागरिकों को उपयोगिता मिलती है। अब अधिकार का मतलब सुविधा है, मान लो आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार, आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ने की सुविधा है, ये सुविधा आपको क्या देती है, सुख देती है, इसलिए राज्य को लोगों को अधिकार देनी चाहिए। उपयोगितावादी जो सिद्धांत, उसकी मान्यता यह है कि लोगों के लिए राज्य उपयोगी कार्य करता है, इसलिए ये कार्य अधिकार भी क्या है, लोगों को दिए जाएंगे, जो उपयोगी हैं वो अधिकार दिए जाए, बाकी नहीं दिए जाए। इसका मतलब है उपयोगिता से लोगों को सुख मिलेगा, सुख को हम क्या कहते हैं, लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ। एक इसकी ये भी अवधारणा है कि अब कितने लोगों को आप सुख दोगे, सबको सुख नहीं दे सकते, उसका मानना है। इसके लिए उसने जो थ्योरी दी है वह है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मैक्सिमम जो पीपुल्स होते हैं उनका मैक्सिमम सुख होना चाहिए, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या खुशी, अधिकतम लोगों को मिलना चाहिए, अधिकतम सुख मिलना चाहिए। अब उसका क्रिटिसिज्म है कि अगर आप अधिकतम को दे दोगे तो मान लो 100 है और 100 में से अधिकतम आप 80 है, ठीक है, 50 से ज्यादा है तो भी चलेगा। 80 लोग हैं, कितने लोग बच गए, 20 लोग बच गए। अब आलोचक ये कहते हैं कि 20 लोगों को दुख तो हो सकता है उस काम से, सड़क बनाई है तो सड़क बनाने से जो सड़क पर चल रहे हैं उनको तो सुख हो गया, लेकिन सड़क बनाने से जिस किसान की जमीन आपने हड़प ली, उसकी जमीन चलेगी, भले आपने मुआवजा दिया लेकिन उसका मुआवजा उसको कम लग रहा है, वो कह रहे पीढ़ियां तक, मेरी जो पीढ़ियां थी वो जमीन में मेहनत करके अपना पेट भरती,
लेकिन आपने जमीन छीन ली, पैसों का मैं क्या करूँ, बिजनेस में कर नहीं सकता है। तो अब उसको दुख है इस बात से, जो पैसा दिया वो राज्य ने दिया, परंतु जमीन किसान ने दी, तो किसान को देने से दुख ज्यादा है, तो दुख उसको ज्यादा हो रहा है। 20 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको दुख ज्यादा हो, ऐसे भी तो हो सकते हैं। उनका कोई समाधान बेंथम के पास नहीं है। दूसरा, जेस ने कहा कि बेंथम इसको मात्रात्मक इकाई कह रहा है, मात्रात्मक गुणात्मक इकाई के रूप में देखा जाएगा कि अलग अलग असंतुष्ट जो सुकरात संतुष्ट, सुकरात से असंतुष्ट सूर्य की बात वो कह रहा है कि संतुष्ट होना बड़ी बात नहीं है, परंतु आपको दुख हो रहा है तो असंतुष्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चा जो होता है उसको कांच की गोलियां खेलने में ज्यादा आनंद आता है, स्वाभाविक रूप से बच्चे को खिलौने से ज्यादा आनंद है, तुलना पढ़ने में। अगर आप किताब हो पढ़, छोटा बच्चा है और एक तरफ को खिलौने, अब बता खेलेगा पढ़ेगा, तो नेचुरल टेंडेंसी वो कहेगा मैं तो खेलूंगा, तो खेलने में उसको आनंद है। अब ऐसी जो किताब आपने बच्चे को दी, ऐसी किताब आप पढ़ने वाले को दो, जो पढ़ता है ना उसको दो, आपने साहित्यकार को दिया, वैज्ञानिक को दिया, तो उस का कवि जो कवि है उस कवि को उपन्यास को पढ़ने से ज्यादा सुख मिल सकता है। तो एक ही चीज है, एक उसको पढ़ता है तो उसको सुख मिल रहा बहुत ज्यादा, आनंद मिल रहा है। दूसरा जो बच्चा था वो पढ़ने की अपेक्षा खेलने से उसको ज्यादा आनंद मिल रहा है, अंतराल होता है। तो गुणात्मक रूप से भी अंतर हो सकता है दोनों में, कि बच्चे को पढ़ने से कम आनंद मिलता है, खेलने से ज्यादा आनंद मिलता है, जबकि जो बड़ा आदमी है उसको पढ़ने से ज्यादा आनंद मिलता है, खिलौने से खेलने में उसको कम आनंद है। जैसे मेरे को आप खेलोगे खिलौने से तो मुझे उतना आनंद नहीं आएगा जितना बच्चे को आएगा। दोनों में गुणात्मक अंतर भी है, ये मिलने का है। परंतु मिल ये कह रहा है, फिर भी यहाँ स्वतंत्रता का समर्थक मिल कह रहे हैं कि वास्तव में राज्य के द्वारा लोगों को वो अधिकार दिए जाने चाहिए जो लोगों का क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। और मिलाकर सामाजिक कल्याण का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो अधिकार इसलिए लोगों को दिए जाते हैं और इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि वो लोगों को सुख प्रदान करते हैं और वो लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। लिखो, उपयोगितावादियों के अनुसार, उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य की उपस्थिति का मुख्य आधार है, राज्य की उपस्थिति का मुख्य आधार है उपयोगिता। कंटिन्यू। राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से, राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से नागरिकों को एवं व्यक्तियों को, नागरिकों को एवं व्यक्तियों को सुख और दुख प्राप्त होता है, सुख और दुख प्राप्त होता है। कंटिन्यू। बेंथम के अनुसार, बेंथम के अनुसार सुख और दुख का मापन किया जा सकता है, मेजरमेंट, सुख और दुख का मापन किया जा सकता है यदि दुख की तुलना में, दुख का मतलब बुराई भी है, ध्यान रखो, निराशा भी है, यदि दुख की तुलना में सुख की मात्रा ज्यादा रहती है, यदि दुख की तुलना में सुख की मात्रा ज्यादा रहती है तो राज्य के ऐसे कार्य, तो राज्य के ऐसे कार्य उपयोगी माने जाते हैं। जर्मन दार्शनिक जेरेमी बेंथम, जर्मन दार्शनिक, अंडरलाइन कर लो जर्मन दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक जेरेमी बेंथम
उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद के प्रमुख प्रतिपादक हैं। राज्य के द्वारा लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं से, राज्य के द्वारा लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं से, राज्य के द्वारा लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं से लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। लोगों को सुख की प्राप्ति होती है और इन सुविधाओं को अधिकार के नाम से जाना जाता है। दी जाने वाली सुविधाओं को अधिकार के नाम से जाना जाता है। अब इसका मतलब है कि उपयोगितावादियों के अनुसार अधिकार की क्या परिभाषा है? जो सुविधाएं राज्य लोगों को देता है और जिन सुविधाओं से, इसका मतलब सब सुविधाओं से नहीं, जिन सुविधाओं से लोगों को सुख की प्राप्ति होती है या प्रसन्नता होती है या खुशी मिलती है, उन सुविधाओं को क्या कहा जाता है? अधिकार कहा जाता है। बाकी को अधिकार नहीं कहा जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे? कर्तव्य हो जाएंगे। जैसे कर की अदायगी करना, क्योंकि ये लोगों को दुख देता है। ऐसा नहीं है कि गरीबों को दुख लगता है। जो पैसे वाले लोग, मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ और राज्य मुझसे 10 रुपये ले लेता है। आप 10 रुपये कमाते हो, राज्य आपसे 1 रुपये ले लेता है। आपको भी दुख है कि मेरे से 1 रुपया क्यों ले लिया। 5 कमाता उससे लेता नहीं। मान लो प्रगतिशील करारोपण प्रणाली है, आप 5 कमा रहे, उससे नहीं ले रहा। 100 वाले से 10 ले लिए, तो 100 वाला जो 10 रुपये दे रहा है तो देते हुए उसको जोर आ रहा है, इसलिए उसको दुख होता है इस बात का। इसलिए आप देखोगे जितने उद्योगपति हैं या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बड़ी बड़ी संस्थान हैं, वो करों की चोरी करते हैं। करों की चोरी कैसे करते हैं? जैसे मान लो अभी इतनी बड़ी कंपनी पेप्सी है, कोको कोला है, या अभी कल परसों चाइना की कंपनी, बड़ी कंपनी को पकड़ा है, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पैसा देने से उनको दुख होता है, पैसा देने से उनको बुरा लगता है, पैसा देने से वो उदास होते हैं, क्योंकि पैसा उनकी जेब से निकलकर राज्य की जेब में चला जाता है। अब आपको देना तो चाहिए साहब, परंतु बेंथम ये कह रहा है कि वो व्यक्ति के 2 स्वामी हैं, प्राकृतिक स्वामी हैं, और जब उसको देना होता है तो उसके दुख हो जाता है, और जब उसको लेना होता है तो सुख हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसे कल्याणकारी राज्य जब फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी लागत की कोई वस्तु देते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग बड़ी संख्या में लेने के लिए चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि पैसा नहीं लगेगा। बस स्वाभाविक, ऐसा नहीं कि आप ना, हम भी, हमारा स्वभाव भी ऐसा ही है कि राज्य कल को कहे कि यहाँ साहब 1 किलो सोना मिलेगा सबको फ्री में, फिर देखो आप कैसे लाइन लगेगी, वही चलते हैं। अब सोना तो बहुत महंगा हो गया, अब राज्य कहे कि 1 किलो रिंजका जो होता है उसके बीज मिलेंगे या चने के बीज मिलेंगे, पूरा गांव चला जाता है। और नहीं मिले तो ग्राम सेवक के प्राण खाते हैं फिर कि भाई हमारा बीज कहाँ गया। तो सालों से बांटता है ना राज्य। ऐसे ही राज्य ने पिछली बार गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान सरकार ने बल्ब, LED बल्ब होते वो बांटे, तो बिजली के बिल लेके लोग पहुंच के पहले तो ऐसे कि भाई 2 बल्ब दो, कि सबको कैसे दे भाई? आप बिजली का बिल देते हो क्या? ऐसे भी चले गए जिसने बिजली का बिल नहीं देता। मान लो मेरे परिवार में 3 जने चले गए, तो 3 जने 3 बल्ब ले आएंगे। इसका मतलब ना भाई बिजली का बिल लाओ आप, एक जो बिल लाएगा उसको 2 LED देंगे हम, तो 2 LED देंगे तो 2 बल्ब देंगे, तो बिजली के बिल से तय किया। ऐसे अब जैसे मान लो मोदी जी वर्तमान सरकार में किसानों को पैसा दे रहे हैं, तो जो 2000 बाद में 2-2000 की 3 किस्त कर दी, 6000 रुपये कर दिए सालाना, तो जो पैसे दे रहे हैं तो हर किसान, लघु किसान और सीमांत किसान है, वो सभी पैसे लेने लगे। मान लो मैंने भी पैसा डिमांड कर दिया, आधार कार्ड दे दिया, और पत्नी का आधार कार्ड भी दे दिया कि वो भी किसान है, मैं भी किसान हूँ। अब जब पता चला कि ये तो ना गलत तरीके से पैसे लेने लग गए, क्योंकि फ्री में मिल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा मेरा आधार कार्ड भी दे देता हूँ और पत्नी का आधार कार्ड भी देता हूँ। जमीन मान लो उसके भी नाम है, मेरे भी नाम है, तो राज्य ने कहा कि जमाबंदी की कॉपी दो, जो जमीन नाम है ना आपके उसकी कॉपी दो। तो नाम करा रखी तब तो ठीक है, ऐसे ज़्यादातर ने करा नहीं रखी। ऐसा नहीं है कि मेरी आधी जमीन मेरे नाम है, आधी मेरी पत्नी के नाम है। जैसे हमारी ज़मीन है तो मेरे पिताजी के नाम है सिर्फ, तो पिताजी को ही मिलता है, माँ का मिलेगा नहीं। मान लो माता जी का मैंने आधार कार्ड लगा दिया और राज्य ने जमाबंदी मांगी, तो जमाबंदी तो एक ही दे सकता हूँ, उसकी 2 कैसे बनाऊँ? तो जैसे ही दिया तो उसने कहा भाई माँ के नाम तो ज़मीन है ही नहीं, तो आपकी माँ जो है वो किसान नहीं है, आपके पिताजी किसान है, लघु किसान है, सीमांत किसान है, अब आपके पिताजी को ही मिलेंगे।
तो ऐसे मेरे चाचा जी ने चाची और चाची दोनों को लगा दिया, तो वो कह रहे थे कि रिकवरी होने वाली है कि साहब ये गलत लगा दिया, हालांकि हुई नहीं अभी, परंतु ऐसे करके लोगों ने जब इन्हें नाम करवा दी तो ठीक है, नहीं करवाई तो आपने मिस यूज किया। क्योंकि लेना होता है तो व्यक्ति, बेंतम सही कह रहे हो, दार्शनिक विचारक जर्मनी का विचारक है, वो कह रहा है जब भी राज्य से आप कुछ लेते हो तो आपको बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आपने चोरी की, नकल की, परंतु राज्य आपको जेल में ले जाए तो अब राज्य आपसे लेता है वापस, आप पर जुर्माना लगा दे राज्य। जिस पुलिस वाले ने रोका, आप चले गए तब तो ठीक है, आपको आनंद मिलता है कि रेड बत्ती विधि में चला गया। अब पुलिस वाला रोक के आप रोक रहे हो, कोई जाओ तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो रोके कि पैसा दो, लाइसेंस दिखाओ, चालान दो, तो चालान में क्या है, कागजी देना होता तो आप भी ले जाते, चालान चले जाते, पर चालान में पैसा लिखा हुआ है 400 रुपये, फिर आपको दुख लगता है। इसलिए वो बेंथम कह रहा है कि अधिकार जो है, अधिकार वो राज्य आपको देता है तो आपको अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि अधिकारों से आपको कुछ सुविधाएं मिलती हैं। अधिकार, सुविधाओं का नाम ही वास्तव में अधिकार। चाहे आप समानता का अधिकार ले लो, स्वतंत्रता का अधिकार ले लो, शिक्षा संस्कृति का अधिकार ले लो, शोषण के विरुद्ध अधिकार ले लो, ये सारे अधिकार क्या हैं? सुखी तो दे रहे हैं अपने को, क्योंकि उन अधिकारों का हम उपयोग करते हैं। आपको हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। राज्य नहीं देता तो, राज्य कहे आप स्वतंत्र नहीं तो आपको दुख होगा ना। वजह से बच्चे बैठे हैं, रेट बढ़ाओ, बच्चे जाए रोड पर जाएंगे, हम स्वतंत्र हैं तो ऐसे तो रोड पर जा सकते हो, आप सड़क पर जा रहे हो, परंतु आप उसकी गेट बंद करो या हिंसा करने के लिए सड़क पर जाओ तो राज्य कहता है आप स्वतंत्र नहीं हो, तो आपको दुख लगता है कि हमारा अधिकार है साहब, स्वतंत्रता का अधिकार है। पर स्वतंत्रता का अधिकार मर्यादित है। वो जो बात करेंगे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे, तो ये अधिकार जो हैं वो सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक नहीं है। इसका मतलब है कि असीमित नहीं है, उन पर सीमाएं लगा दी जाती हैं। इसलिए जो कह रहा है कि दुख वाले अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, जो सुख है वही। अब दुख, कुछ अधिकारों से दुख भी हो सकता है आपको, कि जैसे माता पिता की ड्यूटी में भी आ गया, शिक्षा लेना तो आपका अधिकार है, परंतु उनको शिक्षा दिलाना, ऐसे राज्य के ऊपर आ गया कि राज्य बच्चों को शिक्षा देगा तो राज्य के लिए दुख हो गया ना। तो राज्य कंपैरिजन करेगा कि राज्य जो शिक्षा देता है उसमें राज्य को दुख होता है, आप जो शिक्षा राज्य से ले रहे हो आपको सुख मिलता है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, उस अंतर को देखेगा। अगर सुख ज्यादा है तो वो काम करेगा, और सुख कम है, दुख ज्यादा है तो वो काम नहीं करेगा। ये जेरेमी बेंथम का कहना है। अब जेएस मिल जो उसमें थोड़ा संशोधन कर देता है। जेएस मिल ये कह रहा है कि जो बेंथम कह रहा है वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अंतराल है, तो इसको संशोधनवादी बेंथमवाद कहा जाता है। तो बेंथम की जो उपयोगितावाद की अवधारणा है उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल ने संशोधन कर दिया, इसलिए इसको संशोधितवादी बेंथम कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, उपयोगितावादी सिद्धांत के दूसरे प्रमुख समर्थक, उपयोगितावादी सिद्धांत के दूसरे प्रमुख समर्थक जेएस मिल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल हैं। मिल के द्वारा, कंटिन्यू, मिल या जेएस मिल, मिल के द्वारा बेंथम की उपयोगितावाद की मूल मान्यताओं में, बेंथम की उपयोगितावाद की मूल मान्यताओं में संशोधन कर दिया है। इसलिए संशोधन कर दिया है, इसलिए मिल की अवधारणा को, इसलिए मिल की अवधारणा को संशोधित बेंथमवाद के नाम से जाना जाता है। संशोधित बेंथमवाद, उपयोगितावाद को बेंथमवाद भी कहते हैं, संशोधित बेंथमवाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अंडरलाइन कर देना इसको, अर्थात अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के सिद्धांत की अनुपालना में, अर्थात अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के सिद्धांत की अनुपालना में
गुणात्मक अंतर के साथ साथ मात्रात्मक अंतर के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। मात्रात्मक अंतर के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। मिल के अनुसार कंटिन्यू, मिल के अनुसार राज्य द्वारा लोगों को दिए जाने वाले अधिकार, राज्य के द्वारा लोगों को दिए जाने वाले अधिकार विशिष्ट उपयोगिता रखते हैं, इसलिए विशिष्ट उपयोगिता रखते हैं, इसलिए लोगों का कल्याण होता है। अतः लोगों का कल्याण होता है। अतः अधिकारों के उपयोगितावादी सिद्धांत को, अतः अधिकारों के उपयोगितावादी सिद्धांत को सामाजिक या कल्याणकारी सिद्धांत के उपनाम से भी जाना जाता है। सामाजिक या कल्याणकारी सिद्धांत के उपनाम से भी जाना जाता है। कंटिन्यू। इस सिद्धांत के अन्य समर्थक, इस सिद्धांत के अन्य समर्थक डी रॉस्को, पाउंड, और लास्की हैं। डी रॉस्को, पाउंड और लास्की हैं। नेक्स्ट लाइन। 21वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का समर्थन, 21वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का समर्थन जॉन वान न्यूमैन, ये क्या है? जॉन वान न्यूमैन और ऑस्कर जर्नस्टोन, जॉन वान न्यूमैन, आए हुए ध्यान रखना, जॉन वान न्यूमैन और ऑस्कर जर्नस्टोन हैं, जिनको समकालीन उपयोगितावादी, जिनको समकालीन उपयोगितावादी विचारकों के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे नवीन अवधारणा में जॉन रॉल्स है, जस्टिस की जो थ्योरी है, रॉबर्ट नोजिक है जो स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थन करता है, ऐसे आइजिया बर्लिन है जो आदर्शवाद का समर्थन करता है। तो ऐसे विचारक जो इस समय, इसका मतलब आज करंट जब हम जी रहे हैं, जिंदा हैं, उस स्थिति में इन्हीं विचारधाराओं, क्योंकि विचार तो जुड़ते जाते हैं। ऐसा तो नहीं प्लेटो था तो प्लेटो के समय लोग रहे होंगे, जब अरिस्टोटल था तो अरिस्टोटल के समय भी लोग रहे होंगे,
जब लोस्की था तो लोस्की के समय भी लोग हैं, जब कुछ समय पहले हंटिंगटन मर गया तो हंटिंगटन ने क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन लिखा है और लोकतंत्र की तीसरी लहर की बात की है और पॉलिटिकल डिके, राजनीतिक पतन या क्षय का नाम सुना होगा, जो हंटिंगटन का कंसेप्ट है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो हंटिंगटन के द्वारा जो पॉलिटिकल डिके का कंसेप्ट दिया गया है, या आंद्रे गुंद्री फ्रैंक जो हैं, जो आप डिपेंडेंसी थ्योरी का समर्थक मान सकते हो, या समीर अमीन जो अफ्रीका के विचारक हैं, या तीसरी दुनिया के विचारक हैं, या जैसे मार्क्स था, कार्ल मार्क्स तो मार्क्सवादी विचारक, लेकिन ग्राम्स्बी क्या है, नव मार्क्सवादी विचारक, मैक्स वेबर नव मार्क्सवादी विचारक, तो न्यू मार्क्सिज्म को लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं यूटिलिटेरियन को कुछ तो क्या है, इसके आलोचक हैं, तो आलोचक जो उसकी ऐसा नहीं है ऐसा है, जो लिखेंगे व्यवस्थित, ऐसा नहीं हम भी आलोचक हो सकते हैं, परंतु हमारी आइडेंटिटी तभी होगी जब आप उस थ्योरी की आलोचना किसी बेस पर करो और उसको लिखो और उसको पब्लिश भी कराओ और दूसरे लोग उसको माने भी। तो हमें पढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, पर आपको तभी पढ़ाया जा सकता है जब आप इस लेवल पर जाकर इंटरनेशनल लेवल का क्या करते हैं, काम करते हैं। भारतीय विचारक इसमें ज़्यादातर नहीं है, आपने देखा, भारतीय मूल के हो सकते हैं लेकिन है नहीं। जैसे अमर्त्य सेन क्या है, भारतीय मूल का है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनको भी पढ़ाया जाता है। ऐसे अब्दुल कलाम हैं, उनको भी पढ़ाया जाता है। तो जिन्होंने ऐसा काम किया उनकी थ्योरी होती है, तो कलाम साहब की जो थ्योरी है उन थ्योरी पे काम किया जाता है। ऐसे ही जो हमारे गणितज्ञ रहे हैं, आर्यभट्ट वगैरह है, भास्कराचार्य, इनको सीवी रमन साहब हैं, जो साइंस एंड फिजिक्स है उसमें पढ़ाया जाता है, उनको उनकी थ्योरी वहाँ चलती है। यहाँ नहीं है, तो यहाँ इस थ्योरी के क्षेत्र में हमने काम नहीं किया, इसका मतलब सीधा संकेत ही है। क्योंकि हमारे जो विचारक हैं उन्होंने गांधी वगैरह जो कही है वो ये थ्योरी नहीं दी है, उन्हें जो थ्योरी दी वो अलग है, यूटिलिटेरियन या ऐसी थ्योरी उनकी है ही नहीं, स्वतंत्रता की जो थ्योरी है। तो यहाँ जॉन वॉन न्यूमैन है और ऑस्कर जर्नस्टोन, दो विचारक हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है। क्रिटिसिज्म करेगा वो तो वैसे ही आ जाएगा नेक्स्ट थ्योरी में। यहाँ समर्थन करने वाले कौन इसके समर्थक हैं, ये दोनों इसके समर्थक हैं, जिनको कंटेम्परेरी यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है, समकालीन उदारवाद के जनक या समर्थक के नाम से इनको जाना जाता है। ये अधिकारों को उपयोगितावादी सिद्धांत है। नेक्स्ट नंबर 3 लगा कर लिखो। आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। तो जैसे मैंने पहले बताया, नाम इसका नाम उपयोगितावादी, उपयोगिता है, प्राकृतिक है तो प्रकृति है, प्राकृतिक यहाँ आदर्शवादी है। तो सबसे पहला है कि अधिकारों को क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं। यह सिद्धांत अधिकारों का मूल उद्देश्य मानवीय नैतिकता को मानता है। इसका मतलब अच्छाई की बात कहा जाता है इस सिद्धांत को, क्योंकि बात केवल बातों की बात है। इसका मतलब जो बातें अच्छी लगती है, मेहनत, ईमानदारी, इनके लिए बड़ों का सम्मान करना, जीव के प्रति दया रखना, करुणा रखना, प्रेम, सहयोग, ये सब क्या है, अच्छी बातें हैं। मानवताकारी हित करना, यहाँ इसको अधिकारों का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना कि सुप्रीम थ्योरी ऑफ राइट्स कौन सी है, आइडियलिस्टिक थ्योरी है, जो आदर्श के और यथार्थ की बात करता है, जो भारतीय चिंतन में भी धर्म के नाम से जाना जाता है। ये धर्म इंग्लिश वाला धर्म है ना, धर्म जो है यहाँ इसका मतलब है धर्म यानी कि आचरण के अच्छे नियम। मानव जो आचरण करता है, ऐसा आचरण या ऐसे नियम या ऐसा व्यवहार जो अच्छा होता है। धर्म जो है संस्कृत के दृढ़ धातु से बना है। इसका मतलब है धारण करने योग्य नियम। तो धारण करने योग्य नियमों का मतलब है परोपकार की भावना, दूसरों का भला करना, दया की भावना, करुणा की भावना, मानवता की भावना। ऐसी भावना जो प्रत्येक जीव के प्रति हो, केवल इंसानों के प्रति नहीं। इंसानों के प्रति अगर आप इंसानियत का धर्म निभाते हैं तो इंसानियत ही है केवल। ये तो आप इंसान हो इसलिए आपने इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया, परंतु आपने जानवर के साथ कैसा व्यवहार किया उसको भी तो पहचान मिलेगी। अगर आपने जानवर के साथ भी अच्छा व्यवहार किया, मान ली पतंग उड़ा रहे हो और पक्षी की गर्दन कट गई या पंख कट गया, तो आप उस पक्षी को उठाते हो, उसका इलाज करते हो, उसको वापस छोड़ देते हो, ये जीव दया है। इसका मतलब परोपकार जो है आपने इंसानों के प्रति नहीं है, दया दया आपकी जानवरों के प्रति है। मान लीजिए गाय है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया,
या कोई ऐसे बुल है या बैल है जिसको किसानों ने पीट दिया, या इस पर किसी ने तेजाब डाल दिया, या कोई है ना गर्म जो लोहे की रोड है उससे घाव कर दिया, तो उन जानवरों के प्रति भी दया आपके पास है। आप रखते नहीं लेकिन उसका भी तो इलाज करते हैं ना। तो पशु आप जैसे चिकित्सालय होते हैं इंसानों के लिए, वैसे जानवरों के लिए भी चिकित्सालय होते हैं। पशु चिकित्सालय होता है, पक्षी चिकित्सालय होता है, जहाँ पशु पक्षियों की, या जैसे कुत्ता वगैरह तो सब रखते हैं, लेकिन जो रखते नहीं ऐसे जानवरों के प्रति, जो पालतू जानवर नहीं ऐसे भी तो हो सकते हैं। मान लीजिए बगेरा आ गया, लेपर्ड आ गया, शेर आ गया, उसके पैर में कांटा छुपा हुआ, हाथी आ गया, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, तो उनका भी इलाज किया जाता है बेहोश करके, जो भी उनका तरीका है, उनके प्रति भी दया होती है। या पक्षी आ गए दूसरे देश से, साइबेरिया से, मान लो यहाँ घाना पक्षी वार भरतपुर में है, वहां पक्षी आ गए, उनकी कोई बीमारी हो गई तो उनका इलाज करना। तो ये धर्म जो है वो आदर्श की बातें करता है, जो इंसानियत सिखाता है, इंसानियत और परोपकार, दया, करुणा, मानवता की बात कहता है, जो इंसानों के लिए नहीं हर जीव के प्रति है। ये सिद्धांत इसलिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, जो हम भारतीय संस्कृति में कहते हैं जीवो और जीर्णोदय का संदेश दो, या वसुदेव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी ग्रह हमारा क्या है, परिवार है। तो पूरे देश के, पूरी दुनिया के जो लोग, अंतर्राष्ट्रवाद की भावना है कि पूरी दुनिया के लोग हैं, इसलिए हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। जो यूएनओ ने मानव अधिकार बनाए वो इसी सिद्धांत से प्रभावित हैं। प्राकृतिक सिद्धांतों के साथ साथ आदर्शवादी हैं, वो आदर्श की बातें हैं कि हर राज्य अपने यहाँ पर व्यक्ति के जीवन को बचाएगा, उसकी डिग्निटी को बचाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार देगा, समानता का अधिकार देगा, परंतु ये प्रतिबंध तो नहीं है उनके ऊपर। मान लीजिए नॉर्थ कोरिया नहीं दे तो, मान लीजिए साम्यवादी चाइना अपने हिसाब से दे तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो केवल इंटरनेशनल ट्रीटी है उसका फॉलो करना नहीं करना। मान लीजिए यूएन सुरक्षा परिषद है और कोई देश दूसरे देश पर हमला करना चाह रहा है, जैसे आज की तारीख में रूस क्रीमिया पर हमला, यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। 2003 में अमेरिका ने ईरान पर हमला करना चाहा और किया भी, उसने सद्दाम हुसैन को मार भी दिया। सुरक्षा परिषद यूएनओ का काम क्या है, जो 4 उद्देश्य उनमें ये है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ये क्या है, ये आदर्श की बात है। परंतु क्या यूएनओ हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रख सकता है? नहीं बनाए रख सकता। लड़ाइयाँ भी हैं, झगड़े भी हैं, परंतु समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है। तो ये आदर्श की बात है, इसलिए आदर्श इसको सिद्धांत को व्यर्थ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसकी बातें कोई मानता नहीं, अच्छी बातें सिखाई जाती है, जैसे स्कूलों में अच्छी बातें सिखाई जाए बच्चों को, भेदभाव और सब चीजें हैं। तो कलाम साहब की ये थ्योरी है कि ग्राउंड लेवल पर आपको लोगों को कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाना होगा। आप जो इस समय आपने पता है महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है आनंदम। तो आनंदम जो कार्यक्रम है उसके तहत जो कैरेक्टर बिल्डिंग का काम है वो है, लेकिन ये संभव नहीं है कि आपने उस बालक को 18 साल तक तो कुछ सिखाया ही नहीं इस मामले में कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों को नहीं मारना चाहिए, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए। और अब आप कह रहे हो पका हुआ गड़ा है ना कि उसको अब तैयार करो, आप अपने हिसाब से सेव दो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो कार्यक्रम आनंद में वो नाम का ही कार्यक्रम है, सब कार्यक्रम तो अच्छा है नो डाउट, परंतु सरकार के इस कार्यक्रम की ग्राउंड रियलिटी नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये कार्यक्रम आदर्श की बातें करना है। अब जब बच्चों को हम ये कहते हैं कि साहब देखो दया रखो, कैसी दया, क्या होती है दया, करुणा कैसी करुणा, मानवता कैसी मानवता, ऐसे करते हैं। जब ऐसे वो कहते हैं जैसे आप बड़े लोग कि साहब ईमानदारी से काम होता है, सब हंसने लग जाते हैं, इसका मतलब बेईमानी से काम हो रहा है। उनका यही हुआ ना, पेपर आउट नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माया जाल भ्रम है, तो फिर हंसने लग जाते हैं। ऐसा एक बार वो ये नहीं करा हर पेपर आउट हो रहा है, सारे आउट हो रहे हैं, परंतु पेपर आउट हो रहा है तो बच्चों को तो ये लग रहा है पेपर आउट होते हैं, इसका मतलब ये थ्योरी मान ली उन्होंने। अब ये बच्चों को सिखाया जाए तब ठीक है, जैसे बच्चों को अपनी प्रार्थना बोलना सिखाया, खड़े रहना सिखाया, बैठना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, छोटे छोटे बालकों को ना जो स्कूल में जाते हैं बच्चे एलकेजी यूकेजी में, तब उनको सिखाते हैं, वो सीखते हैं, वरना तो बैठना नहीं आता उसको, बात करना आपने कहा नमस्कार करो अंकल जी से, तो ये आपने सिखाया ना नमस्कार, अब कहेंगे नमस्कार करो, करे तो करे, नहीं करे, पर जो सीखा हुआ है तो नमस्कार करेगा। परंतु ये आदर्श की बात है, उस समय तो कर रहा था, छोटा बच्चा था नमस्कार कर रहा था, 40 वर्ष की हमें नहीं कर, पैर छूना चाहिए या ना सम्मान से बोलना चाहिए जो भी उसकी, लेकिन अब वो नहीं करता है ऐसा कार्य। इसलिए हालांकि इनकी जो भावना है बहुत अच्छी भावना है, अच्छा सिद्धांत है। इसलिए जो कांट है जो नैतिकता की पराकाष्ठा राज्य को मानता है, इमानुएल कांट की राज्य नैतिकता सिखाता है, सही है, राज्य चाहे तो नैतिकता सिखा सकता है। परंतु जैसे कुछ विज्ञापनों में आपने देखा होगा कि राज्य क्या सिखाता है, राज्य ये कह रहा है कि जेब्रा लाइन से पहले रुकना चाहिए, कुछ विज्ञापनों में रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हेलमेट
अब पुलिस से बचने के लिए नहीं, आपने जीवन की रक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। ऐसे तो परिवहन मंत्रालय जो भी है उसके द्वारा जारी है, सड़क विभाग जो भी है वो बताता है, बाकी तो नहीं बताता। इसका मतलब 100 में से एक विज्ञापन तो ऐसा आता है, बाकी नहीं आती। इसके अलावा जो आईजीआर बर्नार्ड है उसके द्वारा भी बात कही जा रही है। इसके अलावा टीएच ग्रीन का नाम जो मैंने पहले बताया, आदर्शवादी विचारक है, अच्छी बातों के लिए तो नहीं आएगा, ग्रीन आएगा, ग्रीन भी ऐसा ही कह रहा है। तो ये सब क्या है, आदर्शवादी बातें करने की। राज्य को अधिकार, राज्य द्वारा अधिकार क्यों देना चाहिए? अधिकार क्या है? अधिकार आदर्श की बातें सिखाते हैं आपको। तो जैसे अधिकार, हमारे अधिकार दिए गए फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार ये कह रहा है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, तो ये क्या सिखा रहा है आपको? समानता की बात सिखा रहा है। अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का छुआछूत नहीं करना चाहिए, अच्छी बातें सिखा रहा है। ऐसे ही आगे जो शिक्षा का अधिकार, जो भी अधिकार बढ़ते जाओगे आप, वो सारे अधिकार हमें क्या सिखा रहे हैं? आदर्श की बातें सिखा रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए, समानता का व्यवहार हमें करना चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब वो कह रहा है कि बालकों का शोषण नहीं करना चाहिए। अब कोई दुकान है या दुकान पर चाय के गिलास कोई धो रहा है, खदान पर चाय पकड़ाने जाता है, बम विस्फोट होता है, कई बार ब्लास्ट किया जाता है तो उनकी वो डेथ भी हो जाती है। या बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मजदूर काम कर रहे हैं, उनको चाय देने जाता है तो खतरनाक काम हो गया वो, क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिरती रहती है। या जो मिट्टी खोदी जा रही है वहाँ चाय देने जाता है, चाय देना छोटा सा कार्य है, वो खतरनाक नहीं है, लेकिन ऐसे क्षेत्र में नहीं भेज सकते जहाँ रिस्की है। आप मानवीय अंग में उनका व्यापार नहीं कर सकते, दुर्व्यापार उसको बोला जाता है, व्यापार नहीं कहते उसको, वो दुर्व्यापार है। आप ऐसे किडनी को बेच नहीं सकते, डोनेट कर सकते हैं, आंखें बेच नहीं सकते, हार्ट आप बेच नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये अच्छी बातें ही तो हैं, ऐसा थोड़ा लोग डॉक्टर मार के बेचते। कोरोना में जैसे आया, एग्जैक्ट सही है गलत तो अलग बात है, पर तो सुनने में ऐसा आप किडनी बेच दी मान लो, या एक किडनी के डॉक्टर को पकड़ा, किडनी वो बेचता था, यूएस वगैरह में किडनी बेचता था लोगों की। तो जैसे आया नॉर्मल आदमी तो पता नहीं है, ध्यान देता नहीं है, एक किडनी निकाली, किडनी से काम चल रहा है, कभी उसकी समस्या हुई है तो उसको पता ही नहीं चला। जब समस्या हुई और तब सोनोग्राफी की गई तब पता चला कि उसकी किडनी तो एक ही है, तब पता चलता है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं भाई, जैसे मान लो मैं, मेरी तकलीफ नहीं है तो मुझे तो पता ही नहीं ना मेरी किडनी कितनी है। जब कभी जरूरत पड़े या ऑपरेट किया जाए तब पता चलेगा कि किडनी है, या सोनोग्राफी कराया नहीं। मैंने मान लो यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, उससे पहले कभी इंजेक्शन खाया नहीं, कभी नहीं खाया। तो यहाँ यस डायग्नोस्टिक सेंटर है दुर्लभ जी के सामने, तो यहाँ से मैं मित्तल साहब के पास गया, उन्होंने कहा कि वहाँ मेडिकल करा के आना है। तो ऐसे तो फौज वगैरह मेडिकल किया तो वहाँ ऐसे ब्लड टेस्ट वगैरह तो होता नहीं है। तो जैसे वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि साहब CBC होगा, पता नहीं कौन सा CBC, आप कर दो जो करना है आपको। तो क्या नहीं, ब्लड टेस्ट होगा। मैंने कहा ब्लड क्यों निकालोगे मेरा भाई? तो ऐसे गाँव की धारणा होती है ना कि ब्लड निकालेंगे नहीं सर, टेस्ट करेंगे ब्लड को। तो ऐसे स्टाफ आया तो उसने कहा कि हाथ में ऐसे करो, तो मैंने इधर मुँह लेकर, दर्द नहीं होता सर। मैंने कहा दर्द होता है, मेरे क्या होता है दर्द? मैंने इंजेक्शन खाया नहीं कभी, ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया कभी। उससे पहले 2013 से पहले तो मुझे पता ही नहीं कि कैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो CBC आई तब पता चला कि ऐसे ब्लड टेस्ट, तो उसको आदर्श की बातें हैं तो सिखाया जाता है, वो सीखा हुआ रहता है विद्यमान, तो अच्छी बातें हैं। अधिकार में ऐसे अधिकार देने चाहिए जो आदर्श सिखाते हैं, जो मानवता सिखाते हैं, जो भलाई की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता का अच्छाई से है, और जो इंसानियत की बात करते हैं उनको अधिकारों को सर्वश्रेष्ठ अधिकार कहा जाता है। लिखो इसमें, अधिकारों का यह सिद्धांत, अधिकारों का यह सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। अंडरलाइन कर देना इसको, अधिकारों का यह सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार, कंटिन्यू, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य द्वारा लोगों को अधिकार देने का, राज्य द्वारा लोगों को अधिकार देने का, राज्य द्वारा लोगों को अधिकार देने का मुख्य आधार है नैतिकता, या मुख्य आधार नैतिकता है। तो मुख्य आधार नैतिकता है, नैतिकता को अंडरलाइन कर दो। ऐसी सुविधाएं जो लोगों को, ऐसी सुविधाएं जो लोगों को दया,
करुणा, परोपकार और मानवता की भावना सिखाती हैं, मानवता की भावना सिखाती हैं, उन्हें अधिकार कहते हैं। सिखाती हैं, उन्हें अधिकार, सुविधाएं जो सिखाती हैं उन्हें अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, T.H. ग्रीन के शब्दों में, थॉमस हिल ग्रीन, T.H. ग्रीन के शब्दों में, ब्रिटेन का आदर्शवादी विचारक है, T.H. ग्रीन के शब्दों में अधिकार मानव के आंतरिक व्यक्तित्व की, अधिकार मानव के आंतरिक व्यक्तित्व की बाह्य परिस्थितियां हैं। अधिकार मानव के आंतरिक व्यक्तित्व की बाह्य परिस्थितियां हैं। इसका मतलब T.H. ग्रीन ये कह रहा है कि अधिकार क्या है। अधिकार का मतलब है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, आंतरिक व्यक्तित्व, वो बाहर अभिलक्षित होकर आता है। एक तो बनावटी चेहरा होता है आदमी का, वो अलग होता है। जब व्यक्ति का मूल स्वभाव बाहर आता है तब ये पता चलता है कि अधिकार क्या है। तो अधिकार तो यही है कि वो दूसरे लोगों को चाहता है, पसंद करता है, नापसंद करता है, प्रेम रखता है, घृणा रखता है, वो तब स्थिति है। मान लो मुझे अधिकार मिला, अब मुझे जब अधिकार मिलता है उस अधिकार का यूज मैंने कैसे किया, तो उसका अधिकार का यूज अगर मैं किया, समानता का अधिकार, इक्वल ट्रीट किया, तब तो सही है। परंतु अधिकार तो मिला समानता का और मैं करता हूँ असमान व्यवहार। अधिकार तो मिला छुआछूत के अंत करने का, अस्पृश्यता के अंत का, और मैं करता हूँ अस्पृश्यता। अधिकार मिला सामाजिक समानता का और मैं समाज के लोगों के साथ असमान व्यवहार करता हूँ। इसका मतलब सामाजिक असमानता है ना, तो अधिकार तो सामाजिक समानता का मिला आपको, लेकिन आप कर रहे हो सामाजिक असमानता। तो ये बता रहा है कि आंतरिक व्यक्तित्व की बाह्य परिस्थितियां हैं, तो आंतरिक व्यक्तित्व को डेवलप करना चाहिए, तब आपको ऑटोमेटिक, अगर आप इक्वल ट्रीट करोगे तो जरूरत ही नहीं है ना उस अधिकार की, तो ये अधिकार ही है अपने आप में। इसका मतलब आपको जब आदर्श सिखा दिया जाएगा, ऐसा क्यों कहा गया, संविधान निर्माताओं ने क्यों लिखा कि अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत करना या स्पर्श करना, फिजिकल रूप से टच करना, ये किस में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। क्यों ये अपराध क्यों है? ये अपराध इसलिए था क्योंकि लोग समान व्यवहार कर रहे थे, छुआछूत कर रहे थे, या आपने इस बैग के हाथ लगा दिया, मैंने नहीं लगाया, या मेरा इस मोबाइल के हाथ लगा हुआ है तो आपने टच नहीं किया, या मैंने मटके से पानी पी लिया, आप नहीं पी रहे हो, या जिस दरी पर मैं बैठा हूँ टाट पट्टी पर, उस पर आप नहीं बैठे हो, या जिस मंदिर में मैं चला गया उसमें आप नहीं जाते हो, या मंदिर में दूसरे लोगों को जाने नहीं देते हो, वाईकोम सत्याग्रह चलाया, तो वो ऐसा अपराध था। तो आंतरिक व्यक्ति तो उनका सही नहीं था, तो आंतरिक व्यक्ति तो सिखाया गया। अगर आपने भेदभाव नहीं किया तो उसका नल एंड अवॉइड हो जाएगा ना। वो तो सती प्रथा कानून बनाया, अगर सती जलाना बंद ही कर देते लोग, महिलाओं को जलाना, तो उस कानून की आवश्यकता नहीं। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन अभी समयों से चलता है, हमारी सब चीजें लिखी गई हैं, उसके बाद भी उल्लंघन हो रहा है, और वहाँ बहुत कम लिखा गया, उसके बाद भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो बाई विर्च्यू उनको है, जो सुकरात कहता है कि ज्ञानी सद्गुण, सद्गुणी ज्ञान है। तो ये आदर्शवादी जो सिद्धांत अधिकारों का, वो भी अधिकार क्या है, अधिकार का मतलब है व्यक्ति को जो आपने सिखाया है उसको वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है बाहर, कैसे उसको प्रदर्शित करता है, वही क्या रिप्रेजेंट करता है, वही अधिकार है, ये इसका कहना है। और ग्रीन ये राज्य के लिए भी कहता है कि राज्य क्या है। ऐसे तो राज्य ताकत की बात करें, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, राज्य लोगों की इच्छा का परिणाम है, शक्ति का नहीं। तो इसका मतलब लोग खुद चाहते हैं राज्य को, इसलिए राज्य है, वरना राज्य नहीं हो सकता। लोग विरोध भी तो कर सकते हैं। जब 2011 में दिसंबर 2010 में जब मोहम्मद बुआजी नाम का व्यक्ति था, और वह ट्यूनीशिया का एक नागरिक था, वह 10वीं पास था, और ऐसे जैसे ठेले होते हैं वैसे ये पतासी खोमचे बेचने वाले, वह फल बेचता था। ट्यूनीशिया के गवर्नर का जो ऑफिस था उसके सामने बेचता था फुटपाथ पर। पुलिस वाले उसको परेशान करते हैं। 26 वर्ष का वह युवा था और मोहम्मद बुआजी उसका नाम था। 26 दिसंबर 2010 को उसने आत्मदाह किया। उसने पहले कंप्लेंट की, भाई पुलिस वाले मुझे परेशान करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, मेरे फल ले जाते हैं। वो मान लो सेव बेचता है, पुलिस वाला आया, ला 1 किलो सेव दे, और पैसे मांगे कि यहाँ ठेला लगाता है इसलिए पैसे नहीं दूंगा।
तो रोज 1 किलो सेब ले जाए तो उसके तो नुकसान हो गया ना। रोज 150-200 रुपए के सेब कैसे दे बेचारा। फिर कोई दूसरा पुलिस अफसर आ गया वो भी ले गया, फिर कोई तीसरा आ गया वो भी ले गया, तो वो तो दिवालिया हो जाएगा इससे। तो कुछ समय पहले जब यहाँ टीचर्स रेजिडेंस में रहता था तो हम बाहर निकल रहे थे शाम के समय में और मेरे दोस्त, तो हमने देखा कि जो घुमाव है यहाँ पर झालाना की तरफ जाते हुए, तो वहाँ ये सर्दियों के समय कंबल बेचने वाले आ जाते हैं। तो उनका कोई रेजिडेंस दुकान तो है नहीं, वो सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। एक पुलिस की गाड़ी आती है और जो वैन है वो वैन आती है, पुलिस की गाड़ी आती है, ट्रांसपोर्ट वाले जो चलते हैं इसमें वो आते हैं और आकर गाड़ी रोकते हैं, उससे 4-5 कंबल लेते हैं। 4-5 कंबल लेके उससे पैसा पूछते हैं। तो उसने पैसे की कहा कि उसका 500 रुपये से कुछ कहा होगा उसने। तो हम रुके हुए थे वहाँ, तो उन्हें किस बात के पैसे भाई? कंबल के पैसे बोस। कंबल के किस बात के पैसे? हम पूरी रात सर्दी आपके लिए तो मर रहे हैं, हमें कोई गुजरे नहीं क्या, हम जाकर सोए घर पर। तो हमने सोचा थे वो ये पैसे नहीं दे रहे उनको, हालांकि हमने तो कुछ नहीं कहा, और उनसे पूछा हमने बाद में कि पैसे के साथ वो पैसे दे नहीं ले गए, वो कह रही यहाँ बैठा किसकी वजह से। तो शाम का समय था तो वो समेटने वाले थे, उस समय वो आए हैं पीसीआर, और पीसीआर कंबल 4-5 कंबल ले जाते हैं कि पूरी रात को सर्दी मरते हैं, आपकी तो सुरक्षा करते हैं। तो सुरक्षा करते तो सैलरी देती है ना सरकार, तो वो लेकर चले गए। ऐसा मोहम्मद बुआजी जी के साथ हुआ। इसलिए हुआ कि एक आदमी घटना दुनिया को कैसे हिलाती है। उसने 26 उससे पहले कंप्लेंट की, कंप्लेंट का कोई समाधान नहीं हुआ क्योंकि मिली भगत थी। उसने आत्मदाह किया और उसके कुछ जल भी गया, वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जनवरी 2011 को उसकी डेथ हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद ट्यूनीशिया में क्रांति हो गई, लोग इकट्ठा हो गए, क्रांति हो गई। न केवल ट्यूनीशिया में अपितु 12 दर्जन देशों से, यानी 12 देशों से भी ज्यादा देशों में जो शासक थे उनको हटा दिया गया। यहाँ तक कि उत्तरी अफ्रीका में मिस्र जो देश है, इजिप्ट आपने पढ़ा होगा, उस इजिप्ट का शासक 40 साल से था, होस्नी मुबारक नाम था उसका, और 2011 में उसको इसलिए हटना पड़ गया क्योंकि ट्यूनीशिया के एक नागरिक ने आत्मदाह का प्रयास किया, कुछ दिनों बाद वो मर गया। तो उसका मिस्र के होस्नी मुबारक का ट्यूनीशिया के मोहम्मद बुआजी जी से क्या लेना देना है? पर लेना देना हो गया उसका, क्योंकि जैसे अभिलक्षित होकर आया तो मर गया। तो अरब स्प्रिंग उसको कहते हैं, अरब की क्रांति कहा जाता है। तो उत्तरी अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा है उसके 12 देशों से ज़्यादा देशों में जो सैन्य शासक था या राजा था या डेमोक्रेसी था, वहाँ परिवर्तन हो गया। तो ये बदलाव आ जाता है। इसलिए यहाँ टी.एच. ग्रीन कह रहा है कि आंतरिक जो व्यक्तित्व आपका होता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है अधिकार, उसी को अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट लाइन। टी.एच. ग्रीन के चिंतन को, टी.एच. ग्रीन के चिंतन को अभिव्यक्त करते हुए, टी.एच. ग्रीन के चिंतन को अभिव्यक्त करते हुए अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि, आया हुआ इंपॉर्टेंट है ना, अंडरलाइन कर देना। टी.एच. ग्रीन के चिंतन में, अधिकारों के बारे में जो चिंतन है उसको, टी.एच. ग्रीन के चिंतन को अभिव्यक्त करते हुए अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। अल्फिराम, स्वतंत्रता में अधिकार की मांग अंतर्निहित होती है। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार की मांग अंतर्निहित रहती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार की मांग अंतर्निहित होती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। राज्य की मांग करते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो देखिए, अधिकारों की जो इस दर्शन के अनुसार आदर्शवादी जो सिद्धांत है उसके अनुसार लिख लिया क्या आंसर? तो इसको डिफाइन किया इसने, जो अर्नेस्ट बार्कर है, ग्रीन का चिंतन खत्म। तो बार्कर कह रहे किसके संदर्भ में, दोनों प्रश्न पूछे गए। अर्नेस्ट बार्कर ने किस संदर्भ में ऐसा कहा? टी.एच. ग्रीन के अधिकारों के संदर्भ में। किसने कहा? बार्कर ने कहा। किसके लिए कहा? यहां तक भी पूछा गया, टी.एच. ग्रीन के लिए। कितने तत्वों की बात कही गई है? 4 तत्वों की बात कही। कैसे डिफाइन किया उसने? मानवीय चेतना क्या चाहती है?
स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में क्या होते हैं? स्वतंत्रता खुद अपने आप में एक अधिकार है। स्वतंत्रता में अधिकारों की मांग रहती है, और अधिकार किसकी मांग करते हैं? राज्य की। तो ये राज्य किस लिए आया है? ये मानवीय चेतना की अभिव्यक्ति है राज्य। तो मानवीय चेतना, इसका मतलब मानव एक विवेकशील प्राणी होता है। अब वो विवेकशील प्राणी है, बुद्धिशील प्राणी है, उसमें बौद्धिकता है, तार्किकता, इसलिए वो खुद क्या चाहता है? बुद्धि का विकास करने के लिए वो स्वतंत्रता चाहता है। परंतु जैसे ही मानव की बुद्धि या मानव स्वतंत्रता मांगता है, स्वतंत्रता क्या है? मांग की ना उसने लिबर्टी की, तो जैसे लिबर्टी की मांग की, तो मांग क्या है? अधिकार है। फिर अधिकार चाहिए, इसका मतलब उसको भाई मुझे स्वतंत्रता चाहिए, कहा उसने, क्योंकि मैं व्यक्ति हूं और मुझे स्वतंत्रता चाहिए। मुझे पढ़ना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे दुनिया में देखना है क्या हो रहा है, तो घूमना भी क्या है? स्वतंत्रता है। मुझे विद्यालय जाना है, ये भी स्वतंत्रता है। पासपोर्ट कैसे बनता है? स्वतंत्रता है। दूसरे देश में जाना है, स्वतंत्रता है। तो अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया 19 से 22 तक। तो अनुच्छेद 19 के जो उपबंध हैं, सब क्लोज हैं, उसमें हमें स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो मानवीय चेतना क्या स्वतः आप बोलोगे, वो आप बोलने नहीं, तो बोलना क्या है? अधिकार है। हम जो बोल रहे हैं ना, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें अधिकार है। वरना मान लीजिए राज्य के खिलाफ तिलक बोलता था, नहीं बोल सकता। गलघोटू एक्ट लेकर आए ना, तो इसका मतलब उन्होंने प्रतिबंध कर दिया कि आप हमसे पूछोगे क्या बोलना है। बोलने का मतलब आपने अखबार में क्या लिखा, हमसे पहले पूछोगे, हम कहेंगे लिख सकते तो ही लिखोगे आप, वरना नहीं लिख सकते। आपके ऊपर सेडिटेशन का आरोप होगा। और तिलक ने लिखा, इसलिए तिलक को एक बार 1.5 साल की सजा हुई और दूसरी बार ब्रिटिश एम्पायर ने 6 साल की सजा दी, सिर्फ लिखने के कारण। तो वाक और अभिव्यक्ति एक तो मैं मौखिक बोल रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ। अब उसको प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है? जो प्रश्न पूछा जाता है इंडियन गवर्नमेंट में, तो अनुच्छेद 19 एक में ही निहित है। जो 19 का क्लोज है, विचार और अभिव्यक्ति, तो विचार और अभिव्यक्ति के 3 माध्यम है। मौखिक माध्यम जो मैं बोल रहा हूँ, लिख दिया मैंने, तो प्रेस ही तो है ये, इसको छपवा दो आप अखबार में। भाई सर नहीं पढ़ाया था सॉरी विचार के, कल छाप दो आप, संपादक उसमें छाप दो। प्रिंट मीडिया आ गया तो उसी स्वतंत्रता है। तो विचार अभिव्यक्ति माध्यम एक सांकेतिक भाषा है। जैसे सांकेतिक क्या अपराध है ना, कि उसमें जैसे अरब देश हैं, तो आपने इशारा किया, अंगुली दिखाई, तो ये क्राइम, ये क्या है? क्राइम है। अपनी तरफ नहीं, अपनी तरफ तो मान लो झगड़े की बात है कि ऐसे पुलिस वाले FIR IPC में नहीं आता कि साहब मेरे को अंगुली दिखाई या आंखें दिखाई। लेकिन पोक्सो एक्ट के तहत आंखें दिखाई, तो पोक्सो एक्ट में लिखा हुआ है कि लगातार यदि एक बालक जो या आदमी है, पुरुष है, वह 30 सेकंड तक या कुछ 12 सेकंड, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लगभग इतने सेकंड तक घूर कर देखता है, घूर ना नजर दृष्टि, तो ये क्राइम है। ये पोक्सो एक्ट के तहत क्राइम है, क्योंकि ऐसा आप नजर रखकर दूसरा क्राइम करते हो उसके बाद। जैसे मान लो ये बैग पड़ा है, मुझे चोरना है, तो ऐसे करके तो चोर के नहीं ले जा सकता ना। तो मैं बैग को देखूंगा, तो बैग पर नजर जाएगी, तो बैग के आसपास कोई है या मेरा बैग है, फोन पर दूसरा बाप फोन पर बात कर रहा है, तो मैं जैसे मौका मिलेगा बैग को उठाकर भाग जाऊंगा। तो नजर से देखेगा ना, तो इसलिए वो खैर घूरना क्या क्राइम है एक तरह से। तो नजर का उसका है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे चोरी करता है या जो अलग अलग कानून बनाएगा उसके हिसाब से, तो स्वतंत्रता का अधिकार उसमें है। तो सांकेतिक भी है इसमें। ये अपन करते हैं ना, ओके अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना हिंदी में मुहावरा, तो आप चिढ़ा रहे हो किसी को। मतलब बच्चा टॉफी के लिए कहे या कोई काम आज नहीं हो पाया, आपने अंगूठा दिखाया, तो इसका मतलब आपने उसको उकसा रहे हो ना, उसको चिढ़ा रहे हो आप। लेकिन अंगूठे का मतलब ओके भी है, भाई ठीक है ओके। अलग अलग देशों में इनका अलग अलग इंटरनेशनल सिंबल भी होते हैं। अंगुली खड़ी करना, तो ऐसे अंगुली खड़ी करना तो आरोप लगाना है। परंतु अगर क्रिकेट की बात करें, इंटरनेशनल जो सिंबल है, तो अंगुली खड़ी करने का मतलब क्या है? आउट हो गया ना। 2 अंगुलियां खड़ी करने का क्या मतलब है? छक्का लग गया। तो ऐसे इशारा करता है, इसका मतलब क्या है? 4 रन हो गए। तो अलग अलग ऐसे गोल गोल घुमाता था, ज़्यादा मुझे आते नहीं क्रिकेट के, तो घुमाते, इसका मतलब नो बॉल हो गई या फ्री हिट हो गया, या जो भी उसको विचार करना है। या वो ऐसे करता है कि मुझे नहीं पता आउट हुआ है या नहीं हुआ, तो वो बात कहाँ चली जाती है? थर्ड एम्पायर के पास चली जाती है। कई बार दोनों बातचीत करते हैं, मशीन बताएगी, तो रिप्ले होता है। वो जो दौड़ रहा था, रन आउट हो गया खिलाड़ी विराट कोहली मान लीजिए, तो सही हुआ नहीं हुआ आपको पता नहीं चला, तो उसको देखा जाएगा। तो सांकेतिक रूप में अलग अलग संकेत हैं, वो भी भाषा का माध्यम है, वो स्वतंत्रता में है। ये सब क्या है? अपने अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार भी अधिकार है, समानता का अधिकार है। ऐसे 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता भी एक अधिकार, ये अधिकार हो गया। और जैसे अधिकार मांगोगे तो किससे मांगोगे? वो आप संगठन से मांगोगे, राज्य से मांगोगे। क्योंकि जो अधिकार परिवार में मांग रहे हो ना, परिवार के बल पर, परिवार संगठन के अधिकार हैं। परंतु उपयोगितावादी के सब में राज्य बड़ा है, क्योंकि परिवार वाले नहीं दे तो कहाँ जाओगे? भाई पिताजी कहते नहीं दूंगा जमीन, जा भाग यहाँ से, कोई जमीन नहीं मिलेगी तेरे को। तो आप क्लेम करोगे साहब मेरे पिताजी है पर प्रॉपर्टी इनकी है। तो ND तिवारी का मामला साउथ इंडिया में चला था कि मैं तो इनका बेटा हूं, तो पैसे कैसे नहीं देगा? देने पड़ेंगे पैसे भाई। संपत्ति जो है, ऐसे भी माता पिता बेटा ये कहते हैं मैं सेवा नहीं करूंगा। तो 2011 राज्यसभा ने जो अधिनियम बनाया, वर्धा
अवस्था सेवा अधिनियम, उसके तहत अगर आप सेवा नहीं करते हो, बहू नहीं करती, बेटी नहीं करती या जवाई नहीं करता, जो भी उसका सब कुछ कैटेगरी में आएंगे, तो राज्य आपके खिलाफ एक्शन लेगा, आपको 50,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा। अब वो तो करते नहीं, कुछ कर भी देते होंगे, मतलब नहीं आपने पानी पिलाया, सेवा नहीं की, जमीन भी नाम करा ली, त्याग करवा लिया, हड़प दिया सब कुछ, और अब कह रहे हैं बूढ़े आदमी के पास कुछ नहीं है, तो पानी नहीं, अब रोटी कौन दे, नहीं देंगे रोटी, रोटी नहीं दोगे तो क्राइम है, क्योंकि ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है, ये अधिकार उसको दिया गया है, बुजुर्ग व्यक्ति को, कि अगर उसको रोटी, उसके अधिकार तो है जिंदा रहने का, इतना सब कुछ दिया, नहीं देता है तो भी अधिकार है। भाई प्रॉपर्टी मान लो नहीं हो, किसी के पास भूमिहीन हो या मकान भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है, तो भी अधिकार है उसका। अब वो रहता है तो ऐसा अधिकार, इसलिए ग्रीन के चिंतन को अन्य भारत ने बड़े सुंदर शब्दों में संजोया है कि मान लीजिए इतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार की मांग नहीं है, तो अधिकार किसको चाहते हैं, राज्य को चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन। इसके अलावा आदर्शवादी सिद्धांत नैतिकता की सुविधाओं को, इसके अलावा आदर्शवादी सिद्धांत नैतिकता की सुविधाओं को विकसित करना चाहता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक ई कांट या इमानुअल कांट, टी.एच. ग्रीन, अर्नेस्ट बार्कर और बर्नार्ड हैं, BERNARD और बर्नार्ड हैं। नेक्स्ट कल बढ़ाएंगे।